What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 6 दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत सिंपल है। टेस्ट समझना है, टेस्ट का पर्पस समझना है, बच्चों के लिए कौन सा है, हमारे पास सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं और सारे टेस्ट समझते हैं और इस शानदार चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को और जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है द SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। तो फिटनेस टेस्ट इन स्कूल्स क्या है कि अलग अलग स्कूल्स में द SAI, एक नंबर के लिए याद करना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द SAI ने कुछ हमारे पास टेस्ट बताए हैं जो स्कूल्स में परफॉर्म होने चाहिए जिससे हम बच्चों की फिटनेस देख सकते हैं। ठीक है, और इनिशियल लेवल से ही, मतलब चाइल्डहुड से ही बच्चे के लिए ये टेस्ट यूज करे जा सकते हैं जिससे बच्चे की फिटनेस चेक होगी और उस पर काम करके उसको फिट बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिटनेस है क्या? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी एंड एनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज। कितने अच्छे से कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसको हम फिटनेस बोलते हैं, है ना। आजकल इतना ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा हो गया कि बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो फिटनेस देखने को ही नहीं मिल रही। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। दैट इज वाई स्कूल करिकुलम में ये चीजें ऐड करी जा रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो SAI में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले छोटे बच्चों की बात करते हैं जिसमें एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट क्लास से थर्ड क्लास का बच्चा यूजुअली इसके अंदर आता है। प्राइमरी क्लासेस 5 to 8 के लिए कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? Children should acquire fundamental movement skills (FMS) leaving the learning of specific physical activities to later stage। मतलब यहाँ पे फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे, याद रखना छोटे बच्चों में FMS, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स। FMS प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स, छोटे बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब बेस बनाना, फाउंडेशन बनाना यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद गेम्स खेलना, डांस, स्पोर्ट्स, लोकोमोटर, मैनिपुलेटिव, बॉडी मैनेजमेंट एबिलिटीज आर द की टू सक्सेस इन मोस्ट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। तो कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी है, ये लर्न करनी है आपको। सबसे पहले BMI, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी मास इंडेक्स, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अलग अलग चैप्टर्स में। तो बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें मेनली आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक हाइट और एक वेट। इसको कैसे करते हैं अभी हम दोबारा देखेंगे। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए हम प्लेट टैपिंग अभी देखने वाले हैं, क्या है प्लेट टैपिंग एक्टिविटी। तीसरा बैलेंस के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही याद करो, बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए BMI चेक करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेट टैपिंग चेक करना है, प्लेट टैपिंग एक्टिविटी है बेसिकली। और बैलेंस के लिए हम लोग देखने वाले हैं फ्लेमिंगो बैलेंस। ओके, चलो सबसे पहले हम बॉडी मास इंडेक्स देख लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स में मैंने आपको ये बता दिया कि हमें ये चेक करना है कि बॉडी कॉम्पोजिशन किस तरीके का है। द बॉडी कॉम्पोजिशन रेफर्स प्राइमरीली टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल एंड फैट इन द बॉडी। मसल एंड फैट का कॉम्पोजिशन कितना है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे चेक हो सकता है? बॉडी साइज जैसे हाइट, लेंथ, ग्रिड्स आर ऑल्सो ग्रुप अंडर द कॉम्पोनेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चाहिए आपको? एक तो फ्लैट सरफेस चाहिए, यूजुअली सबके घर पे यार फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट एंड क्लीन सरफेस। वेइंग मशीन चाहिए वजन करने के लिए, हाइट और वेट बताया ना मैंने आपको। एंड दूसरा लिखा हुआ है मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप जिससे आप हाइट मेजर कर पाओ। एक वेइंग मशीन भी चाहिए जिससे आप वेट मेजर कर पाओ। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रोसीजर फॉर मेजरिंग दी हाइट एक्यूरेटली। कैसे मेजर करना है ये प्रोसीजर आपको एक बार सिर्फ रीड कर लेना है। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, बस सिंपली लिखा हुआ है कि पैर स्टिल होने चाहिए वॉल से, या जो भी प्रॉपर पोल है जिस पे आप चेक कर रहे हो हाइट को, उसके अगेंस्ट बिल्कुल सीधा खड़े होना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, अपने सिर को पीछे टच करना है, नीचे कोई हाइट नहीं होनी चाहिए, पैर बिल्कुल जॉइंट होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, सीधा खड़े होके, कोई शूज ना हो, कोई ओवरवेट कपड़े ना हो, बड़ा सिंपल सीधा सीधा खड़ा होना है और सीधा अपनी हाइट मेजर करनी है। ये पूरा प्रोसीजर लिख दिया इसका इतना बड़ा। आपको सिर्फ इसकी एक रीडिंग लगानी है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग लगानी है। तो इस तरीके से आपको एक हाइट मेजर कर लेनी है। ओके, सही है। चलो ये तो हो गया हमारे पास। सबसे पहले हमें हाइट मेजर करनी है। उसके बाद क्या करना है? वेट मेजर करना है। वेट कैसे? वेइंग मशीन पे सीधा खड़ा होना है जिसमें आपको सिर्फ वेट आपका होना चाहिए, हैवी शूज ना हो, हैवी क्लोथ्स ना हो, आपकी जेब में हैवी फोन्स ना हो, सिंपल बच्चे का खड़ा करना है और उसका वेट चेक करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका वेट। ठीक है, परफेक्ट है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। ये एग्जाम में आपको लिख के आना है BMI में। ठीक है,
क्या है? द टेस्ट परफॉर्म्ड इन बॉडी मास इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉडी वेट एंड हाइट। BMI कैसे निकलता है? फॉर्मूला याद करो, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। BMI कैसे निकलेगा? वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, ऐसे लिख के आ सकते हो। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, वेयर W इज इक्वल टू बॉडी वेट इन kg एंड हाइट इन मीटर्स। ठीक है, बॉडी वेट किस में होना चाहिए? kg में, और हाइट किस में होनी चाहिए? मीटर्स में होनी चाहिए। परफेक्ट। उसके बाद द हायर द स्कोर यूजुअली इंडिकेटिंग हायर लेवल ऑफ बॉडी फैट। परफेक्ट हो गया। जितना हाई हमारे पास स्कोर होगा उतना ज़्यादा वो क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारे पास बॉडी फैट। ये कुछ नहीं है, इसको आपको नहीं लिखना, कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका वेट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आप रिकॉर्ड करो नियरेस्ट, ताकि गलती ना हो। और जो हाइट है वो भी आप एक्यूरेट सेंटीमीटर्स तक भी रिकॉर्ड कर लो बिल्कुल प्रॉपर, ताकि मिस्टेक ना हो। तो BMI आप निकाल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना BMI निकालूं, तो लेट सपोज मेरा वेट है 80 kgs और मेरी जो हाइट है वो है 1.83 आ गया हमारे पास मेरी हाइट। तो 1.83 इंटू 1.83, क्योंकि मैं क्या कर रहा था? वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट जब मैं कर रहा था, तो यहां से मैं बॉडी मास इंडेक्स अपना कैलकुलेट कर सकता हूं। तो किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लूं एक बार जरा जल्दी से, कि क्या है हमारे पास। 80 डिवाइडेड बाय 1.83 इंटू 1.83 इंटू 1.83, तो 3.34। 80 अपॉन 3.34, 80 डिवाइड बाय 3.34, ये आ गया 23.95। 23.95 मेरा स्कोर आ गया। समझ में आया आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है? आपकी वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट। ओके, अब मैं चेक करता हूँ 23.95 कैसा है। 23.95 कैसा है? तो ये लिखा हुआ है मैंने, देखो 23.95 मेरा आया बॉडी मास इंडेक्स। तो 23.95 कहाँ पे आ रहा है? कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इसमें आ गया ना। तो ये मेरा नॉर्मल वेट हो गया। परफेक्ट। अगर 18.5 से कम आ रहा है तो अंडर वेट, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है अगर 25 या उससे ज़्यादा आ रहा है तो प्री ओबेसिटी। इस तरीके से आप अपनी बॉडी में चेक कर सकते हो कि आपका बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर है या नहीं है। समझ गए? अपना करके देखना आज ज़रा, और मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि बॉडी मास इंडेक्स कैसा आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। और इसका नॉर्मल वेट प्लीज़ याद रखना कि नॉर्मल वेट क्या होता है, किस तरीके से हमें लिखना होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया BMI। दूसरा आता है हमारे पास अब द फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। अब इसके नाम में ही लिखा हुआ है बैलेंस, यानी ये जो टेस्ट है ये बैलेंस चेक करने के लिए होगा कि बच्चा कितना अच्छा बैलेंस कर पा रहा है खुद को। तो इसमें क्या करना होता है बेसिकली, देखो पर्पस, प्रोसीजर में कुछ नहीं है यार, मैं तुम लोग को बता दूंगा और तुम लोग को एक बार रीडिंग लगानी है, हो जाएगा। सबसे पहले पर्पस याद रखना, पर्पस पूछा जाएगा तो पर्पस हर पर्टिकुलर टेस्ट का याद करके जाना है। ओके, पर्पस क्या है? द एबिलिटी टू बैलेंस, बस ये मेन बात याद रखना ऑन अ सिंगल लेग। अब हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, देखो यहाँ पे चिंटू के नीचे पर्टिकुलरली एक ब्रिक रखी गई है जिसके ऊपर कवर चढ़ा के उसे सुंदर सा बनाया गया है। एक पैर पे खड़ा होना है, जो दूसरा वाला पैर है उसको एक हाथ से पकड़ लेना है, ठीक है, और सिंपल एक हैंड ऐसे आगे करके खड़ा हो जाना है। इस तरीके से बैलेंस करके देखना है कि किस तरीके से कितना अच्छे से बच्चा बैलेंस कर रहा है। सही है? तो क्या लिखा हुआ है? द सिंगल लेग बैलेंस टेस्ट असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग, पेल्विक एंड ट्रंक मसल्स एज वेल एज स्टैटिक बैलेंस। क्या क्या चाहिए इसके लिए? एक इवन सरफेस चाहिए, नॉन स्लिपरी, स्टॉप वॉच चाहिए, और ये देखना है कि बीम पे कितनी देर के लिए बच्चा खड़ा हो रहा है, बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर वही है, देखो स्टैंड ऑन द बीम, की बैलेंस बाय होल्डिंग द इंस्ट्रक्टर्स हैंड इफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट। शुरू में आपको बैलेंस बनाने के लिए इंस्ट्रक्टर मदद कर देगा खड़ा होने के लिए। व्हाइल बैलेंसिंग ऑन द प्रेफर्ड लेग, द फ्री लेग इज फ्लेक्स्ड। जो प्रेफर्ड लेग पे खड़ा होना, जो फ्री लेग है उसको पीछे फ्लेक्स कर लो, एक हाथ से पकड़ लो, ठीक है, एंड द फुट इज हेल्ड क्लोज टू द बटक। स्टार्ट द वॉच, वॉच शुरू करो, जैसे इंस्ट्रक्टर कहेगा चलो भाई गो, अब आप बैलेंस करो खुद से। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? पॉज द स्टॉप वॉच ईच टाइम द सब्जेक्ट लूजेस बैलेंस। जितनी बार भी बैलेंस लूज करता है ये चिंटू, तो वहां पे स्टॉप वॉच रोक दी जाएगी। सही है जी, परफेक्ट है। उसके बाद आ रहा है रिज्यूम ओवर, अगेन टाइमिंग अंटिल दे लूज बैलेंस। फिर से शुरू करो, फिर से जब तक बैलेंस लूज नहीं करता, जैसे ही बैलेंस लूज करे फिर रोक दो। ठीक है, इससे क्या होगा?
काउंट द नंबर ऑफ फॉल्स इन 60 सेकेंड्स ऑफ बैलेंसिंग। उसके बाद आप चेक करो कि 60 सेकंड में कितनी बार फॉल हुआ है, कितनी बार चिंटू गिरा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इफ देयर आर मोर देन 15 फॉल्स इन द फर्स्ट 30 सेकंड्स द टेस्ट इज टर्मिनेटेड। अगर 15 फॉल्स आ जाते हैं शुरू के 30 सेकंड में ही, तो टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है कि भाई बच्चा बैलेंस कर ही नहीं पा रहा। 30 सेकंड में 15 बार गिर गया तो यार बैलेंस हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, अब स्कोरिंग कैसे होती है? टोटल नंबर ऑफ फॉल्स और लॉस ऑफ बैलेंस इन 60 सेकंड्स ऑफ बैलेंस इज रिकॉर्डेड। इफ देयर आर मोर देन 15 फॉल्स तो टेस्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है और अलग अलग बेसिस पे उसको स्कोर करा जाता है। ओके, अब आता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट का क्या मतलब होता है? यूजुअली एक चिंटू होगा, ठीक है, उसके सामने एक बॉक्स शेप का, स्क्वायर शेप का पेपर रखा जाएगा जिसपे उसको एक अपना हाथ रखना है इस तरीके से। ठीक है, अब इधर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इधर भी सर्कुलर रखा जाएगा और उसको फटाफट से ऐसे टैप करना है, ऐसे 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 टैप करना है, समझ गए? फिर ये हाथ रख के ऐसे 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 टैप करना है। अब ये जो टैपिंग टेस्ट है, ये क्या चेक कर रहा हूं मैं कि कितनी स्पीड से फटाफट क्विकली बच्चा टैप कर पा रहा है। अब तुम लोगों को कितना आसान टेस्ट है ना बेटा? तुम्हारे लिए आसान है, छोटे बच्चों के लिए है, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए है। तो क्या है यहाँ पे? टेस्ट स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द लिम्ब। मेनली ये जो टेस्ट है ये किस लिए करा जाता है? टू टेस्ट द स्पीड। याद रखना बेटा, पहला वाला बैलेंस के लिए था, बॉडी मास इंडेक्स किस लिए था? चेक करने के लिए बॉडी का वेट और हाइट प्रॉपर है या नहीं है, स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है स्पीड के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। सही है, क्या क्या चाहिए आपको? एक तो टेबल चाहिए, उसके बाद 2 येलो डिस्क चाहिए 20 सेंटीमीटर डायमीटर के साथ। ये याद करके जाना है बेटा जी, ये याद करना है डिस्क का क्या साइज होना चाहिए। फिर आपको एक रेक्टेंगल चाहिए 13 to 20 सेंटीमीटर और एक स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक है जी, परफेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आ जाएगा, टेबल आ जाएगी, येलो डिस्क आ जाएगी, रेक्टेंगल आ जाएगा, स्टॉप वॉच आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर क्या है? हाइट पहले तो प्रॉपर सेटल आउट कर लो। जब हाइट एक बार हो गई उसके बाद क्या करना है? 2 येलो डिस्क्स आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर 60 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द टेबल। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के बीच में 60 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाना चाहिए, रखेंगे इस तरीके से। रेक्टेंगल इज प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंट बिटवीन बोथ द डिस्क। दोनों के बीच में रेक्टेंगल रख दिया जाएगा। सही है, अब इसके अब 60 थी, दोनों बीच में रख दिया जाएगा तो इसके इधर और इधर सेम बैलेंस आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रख देना है। नॉन प्रेफर्ड हैंड इज प्लेस्ड ऑन द रेक्टेंगल। जो भी आपका नॉन प्रेफर्ड हैंड है उसको आप इस तरीके से रख लो। उसके बाद बस ये टैपिंग करनी है फटाफट से, उसको प्लेट टैपिंग बोलते हैं। द सब्जेक्ट मूव्स द प्रेफर्ड हैंड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द डिस्क ओवर द हैंड। दिस एक्शन इज रिपीटेड फॉर 25 फुल साइकिल्स 50 टैप्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी है आपको 25 पूरी साइकिल्स, यानी इस तरीके से ये एक साइकिल हुई जब दोनों पे टैप हो गया, समझ रहे हो? तो ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करना है। तो 25 साइकिल्स यानी टोटल 50 टैप्स हो जाएंगे आपके, ये याद रखना। फिर स्कोरिंग करनी है कि 25 साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। बस ये हमारे पास तीसरा टेस्ट आ जाता है छोटे बच्चों के लिए। अब हम चलते हैं बड़े बच्चों के लिए, यानी 9 to 18 ईयर्स या क्लास 4 to 12। इन बच्चों के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं? तो इन बच्चों के लिए हमारे पास बड़े ज़बरदस्त टेस्ट हैं, जिसमें सबसे पहला वही है बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी मास इंडेक्स, जो मैं दोबारा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये दोनों में सेम चलता है, छोटे बच्चों में भी बड़े बच्चों में भी। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम एब्डोमिनल मसल्स का चेक करेंगे और एंड्योरेंस चेक करने के लिए हम अलग एक्सरसाइज चेक करेंगे। तो एब्डोमिनल यानी कि एब्स की बात हो रही है, ये हमारे मिड सेक्शन की बात कर रहा है। एब्डोमेन चेक करने के लिए मेनली जैसे आप क्रंचेस लगाते हो ना, अभी दिखाता हूं आप लोगों को, जिसको हम पार्शियल कर्ल अप बोलते हैं, वो होगा आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, ये याद रखना। दूसरा मसल स्ट्रेंथ या मसल एंड्योरेंस चेक करने के लिए पुशअप्स बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स। दोनों में स्ट्रेंथ तो अपर बॉडी की लगती है, लेकिन बस बॉयज के लिए जो पुशअप्स हैं वो नॉर्मल पुशअप्स हैं, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड बोले गए हैं। मॉडिफाई कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट, बैठो और रीच आउट करो, कैसे रीच आउट करो वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए 600 मीटर का रन, 600 मीटर का रन भी आपको समझ आ जाएगा बड़ा आसानी से। स्पीड के लिए 15 मीटर्स डैश, 50 मीटर्स डैश में बेसिकली स्प्रिंट होती है, अभी समझाता हूँ। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलो अब बॉडी मास इंडेक्स में दोबारा नहीं बढ़ा रहा, बिल्कुल सेम है वही। अब सबसे पहले आ गया 50 मीटर स्पीड टेस्ट। सीधा सीधा क्या करना है, आपकी स्पीड चेक करनी है। इसका पर्पस क्या होता है? सिर्फ ये चेक करना कौन कितनी तेज भाग सकता है। तो 50 मीटर का डिस्टेंस होगा, चिंटू को खड़ा करा जाएगा, ये लाइन आ गई इसके आगे, और इसको बोला जाएगा कि भाई साहब जैसे ही विसल बजेगी भाग जितनी तेज भाग सकता है।
कितनी जल्दी चिंटू 50 मीटर पूरा कर लेता है ये आपको यहाँ चेक करना है, बस सिंपल। तो स्पीड के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट 50 मीटर स्पीड टेस्ट। पर्पस टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव एक डिस्टेंस कवर करना है एज फास्ट एज पॉसिबल। इक्विपमेंट यार तुम्हें पता ही है, स्टॉप वॉच चाहिए और अच्छी फील्ड चाहिए। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, जैसे ही गो बोला जाए पूरी तेजी से भागे, सीधा सीधा पहुंच जाओगे वहां पे, ठीक है। द टेस्ट इन्वॉल्व रनिंग अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर 50 मीटर्स विद द टाइम रिकॉर्डेड। अ थोरो वार्म अप शुड बी गिवन, ये जरूर लिख के आना, पहले वार्म अप देना है, इंक्लूडिंग सम प्रैक्टिस स्टार्ट्स एंड एक्सेलरेशंस। स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टैंडिंग पोजीशन, हैंड्स कैन नॉट टच द ग्राउंड, हाथ जमीन पे नहीं होने चाहिए, विद 1 फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर, एक पैर आगे होना चाहिए जैसे इस चिंटू का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्कोरिंग कैसे होगी, बस टोटल टाइम देखा जाएगा और जितनी जल्दी वो 50 मीटर पहुंच जाएगा वो काउंट कर लिया जाएगा। चलो जी, ये तो हो गया स्पीड के लिए। अब आ गया हमारे पास अगला टेस्ट 600 मीटर। अब देखो एक था 50 मीटर, उसमें भी हालत खराब हो जाती है। 600 मीटर तो यहाँ पे आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना चेक करा जा रहा है कि किस बच्चे के अंदर कितना स्टेमिना है। वो 600 मीटर एक कंसिस्टेंट स्पीड पे या तो वॉक करेगा या रन करेगा, ठीक है, कि 600 मीटर कंसिस्टेंट स्पीड पे मैनेज करके चलना है। बहुत तेज नहीं करते यूजुअली लोग, एक अच्छी स्पीड मेंटेन करके चलते हैं और लास्ट में थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं जब हम 600 मीटर की बात करते हैं। तो क्या है इसके अंदर, पर्पस टू डिटरमाइन द एंड्योरेंस ऑफ अ स्टूडेंट। एंड्योरेंस का क्या मतलब है, एंड्योरेंस का मतलब हम स्टेमिना की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल। इक्विपमेंट क्या चाहिए, फ्लैट और क्लीन फील्ड चाहिए विद मार्किंग्स और एक स्टॉप वॉच चाहिए। ये सेम टू सेम बिल्कुल सीधा इसी तरीके से आ जाएगा। टोटल टाइम आपको फिर से काउंट करना है, जैसे आप गो बोलोगे या हाउस द जोश बोल के सीधा स्टार्ट कर दोगे, एंड व्हेन द स्टूडेंट क्रॉसेस द फिनिश लाइन सीधा चेक कर लो, ठीक है। तो 50 मीटर वाला स्पीड के लिए, 600 मीटर वाला एंड्योरेंस के लिए, ये याद रखना। इसके बाद क्या आ रहा है, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। तो सिट एंड रीच यह सीधे सीधे टेस्ट है हमारे पास। नॉर्मल बैठना है और रीच करना है। कहाँ पे रीच करना है, देखो ये चिंटू बैठ गया, ये एक बॉक्स होता है, इसके ऊपर मेजरिंग टेप होती है, सही। अब क्या होगा, इस बॉक्स के सहारे ये पैर बिल्कुल इसके पैरेलली रख के सीधा बैठ दिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा चिंटू को। उसके बाद इसको ऐसे बस रीच करना है जितना लंबा वो जा सकता है। झटका मार के जाना अलाउड नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जितना इजीली वो पहुंच रहा है, कितनी आगे तक रीच कर रहा है, ये चेक करना है। इसका पर्पस ही फ्लेक्सिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो क्या है, देखो चेक करो। द कॉमन मेजर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेशलिटी नहीं एंड स्पेसिफिकली मेजर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बोन। इधर लाइट्स होती हैं तो मुझे दिखता ही नहीं है, आपको तो क्लियर दिख रहा होगा, आप सामने से देख रहे हो, मुझे यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन आता है तो मुझे क्लियर नहीं दिखता। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल। ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें चेक करना है कि टाइटनेस इन दिस एरिया इज इम्प्लीकेटेड इन लंबर लॉर्डोसिस, फॉरवर्ड पेल्विक टिल्ट एंड लोअर बैक पेन। तो ये जो टाइटनेस ऑफ द एरिया अगर हो जाता है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्पाइन में, जो आपको मैंने पढ़ाई भी है, जैसे लॉर्डोसिस। पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है, वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस टेस्ट इन्वॉल्व सिटिंग ऑन द फ्लोर विद लेग्स स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेट अहेड। शूज शुड बी रिमूव्ड, जूते नहीं पहनेगा चिंटू, सीधा सीधा बैठेगा बेयर लेग्स के साथ, ठीक है। द सोल ऑफ द फीट आर प्लेस्ड फ्लैट अगेंस्ट द सिट एंड रीच बॉक्स। ये जो डब्बा है इसको बोलते हैं सिट एंड रीच बॉक्स, ठीक है। Both the knees should be locked and pressed flat to the floor. परफेक्ट है जी। इसके बाद क्या करना है, ensure that the hand remain at the same level. हाथ बिल्कुल सेम लेवल पे होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। Not one reaching further forward than the other. After some practice reaches, the subject reaches out and holds the position for at 1-2 seconds while the distance is recorded. रिकॉर्ड कर लेंगे। Make sure there are no jerky movements. ये चेक करते हैं कोई जर्की यानी कोई जर्क से या झटका देके कोई नहीं पहुंचा है, सही है। तो इस तरीके से हम ये पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजर करके चलते हैं, सही। अब चिंटू यहाँ तक आया या सपोज यहीं तक आ पाया, तो यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है। अगर चिंटू यहाँ आ गया और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप मेजर करते हो कि चिंटू कितनी दूर तक अपने आप को फ्लेक्स कर पा रहा है या कितनी उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है। परफेक्ट। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए आपको पता ही है, प्रोसीजर भी मैंने आपको सारा समझा दिया। चलो जी, इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट कौन सा है, ये एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मैंने आपको बताया ना, एब्स वाली मसल्स चेक करनी है। इसके लिए देखो जैसे क्रंचेस होते हैं ना, नॉर्मली लेट के और बेंड करना है तो क्रंच करना है, क्रंचेस होते हैं यहाँ पे। एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप इनको हम बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है,
द कर्ल अप टेस्ट मेजर्स एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ। पर्पस सबका याद करना है बेटा जी। एंड एंड्योरेंस ऑफ एब्डोमिनल एंड हिप फ्लेक्सर्स, इंपॉर्टेंट इन बैक सपोर्ट एंड कोर स्टेबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा एक फ्लोर चाहिए, योगा मैट चाहिए, उस पर कर लो, सही है। वे 2 पैरेलल स्ट्रिप्स 6 इंचेस अपार्ट। इस मैट पे 2 पैरेलल स्ट्रिप्स हैं, देखो ये दिख रही है, ये आपको 2 पैरेलल स्ट्रिप्स दिख रही हैं। ये पैरेलल स्ट्रिप्स कहाँ यूज आती हैं? जब उठते हैं तो हाथ आगे होता है, ठीक है, जैसे ही उठेंगे तो हैंड आपका आगे चला जाएगा, सही। प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ है? द सब्जेक्ट लाइज ऑन अ कुशन फ्लैट क्लीन सर्फेस विद नीज फ्लेक्स्ड 90 डिग्री यूजुअली, विद हैंड स्ट्रेट ऑन द साइड्स, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड क्लोजर टू द ग्राउंड। पूरा का पूरा बस लेटना है, उठना है, और ये वाला एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इसमें चेक करी जाती है। परफेक्ट है, हो जाएगा। रिकॉर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्ल अप्स इन अ सर्टेन टाइम पीरियड 30 सेकेंड्स, सही है। 30 सेकेंड में कितने कर्ल अप हुए हैं ये आपको काउंट करने हैं और स्कोरिंग कर देनी है। इसके बाद क्या आ रहा है? पुशअप्स आ गए और मॉडिफाइड पुशअप्स आ गए। तो बॉयज़ के लिए तो सिंपल पुशअप्स होते हैं, ठीक है, और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स में क्या होता है कि ये जो हमारे लेग्स हैं ये ग्राउंडेड हो सकते हैं, पैर नीचे रख के बस अपर बॉडी स्ट्रेंथ हमें चेक करनी होती है। ओके, तो पुशअप्स आप जानते हो, मैं फिर भी आपको मॉडिफाइड पुशअप्स एक बार दिखा देता हूँ। कहाँ है हमारे गूगल बाबा मॉडिफाइड पुशअप्स? MODI मॉडिफाइड पुशअप्स। तो मॉडिफाइड पुशअप्स देखो कुछ इस तरीके से होते हैं, ये देखो, ये चिंटी कर पा रही है ना आसानी से, बहुत ब्राइट हो रहा होगा आप लोगों को। ये देखो, ये वाला डायग्राम देख लो, ये चिंटी कितनी आसानी से कर पा रही है। तो ये हमारे पास मॉडिफाइड पुशअप्स में आ जाते हैं, ठीक है। लेग्स में इसमें आराम से रिलैक्स करके आप मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स के लिए यूज कर सकते हो। परफेक्ट। बस आपको सिंपल स्कोरिंग कैसे करनी है, आपको ये चेक करना है, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ करेक्टली कंप्लीटेड पुशअप्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इट मे बी 60 सेकेंड्स, वो जो भी टाइम फ्रेम अलग अलग आप हिसाब से रख सकते हो एज पर योर कॉन्टेस्ट, ठीक है जी। परफेक्ट हो गया। तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए नॉर्मल पुशअप्स, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स। पुशअप्स आप सब जानते हो। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक क्या आता है हमारे पास? द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्या? देखो, इसमें हम लोग बेसिकली ये चेक करते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी अगर रेस्ट पे है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई काम नहीं कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर वर्क में एंगेज नहीं हो, रेस्ट पोजीशन पे हो, तब भी हमारे बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बेसिकली क्या हो रही है, हमारी बॉडी तब भी कंज्यूम कर रही होती है, हमारी बॉडी तब भी कैलोरीज बर्न कर रही होती है। तो कितनी कैलोरीज उस पर्टिकुलर टाइम में बर्न हो रही हैं टू सस्टेन दैट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? द बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से पढ़ लो इसको। द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड द रेस्टिंग कंडीशन। परफेक्ट हो गया। In other words, BMR is the number of calories burned by the body while performing basic life sustaining functions. That is, a person who doesn't engage in any work, कोई काम नहीं कर रहा, still require energy, तब भी energy चाहिए उसकी basic functions के लिए, सही। This energy is called the basal metabolic rate। समझ आ गया, ठीक है। इसको कैसे हम लोग काउंट करते हैं, क्या यूनिट रहता है इसका? इसका यूनिट रहता है सिंपल किलो कैलोरीज, जिसको हम नॉर्मली कैलोरीज भी बोलते हैं। परफेक्ट है। देर आर फैक्टर्स दैट में अफेक्ट BMR। BMR पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? आपका मसल मास क्या है, एज क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, जेंडर क्या है, जेनेटिक्स क्या है, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से भी ये चेंज होता है। पर्पस क्या है इसका, ये हम क्यों कर रहे हैं? यही आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट चेक करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक स्टेडियोमीटर, वेट मशीन, पेन एंड पेपर, जिसपे आप प्रॉपर नॉर्मल वर्किंग्स करके इसको देख पाओ। प्रोसीजर क्या है हमारे पास? सीधा सीधा वही है, वेट और हाइट आपको चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आपको ये फॉर्मूलाज लगाने हैं, फॉर्मूलाज लर्न करके जाना। मेल और फीमेल के लिए सबसे अच्छी बात है, फॉर्मूला एक ही है, बस मेल में +5, फीमेल में -161, ये याद रखना। फॉर्मूला सेम है, मेल में +5, फीमेल में -161। क्या करना है? 10 मल्टीप्लाइड बाय वेट, जो भी आपका केजी में होगा, प्लस 6.25 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सही है, -5 मल्टीप्लाइड बाय एज प्लस 5। अब ये कैसे आया, कब आया, क्यों आया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो कहीं पे भी गिवन नहीं है और बहुत डिटेल में आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये टॉपिक आएगा तो इसमें फॉर्मूला लिख के आना, बस याद रखना लास्ट में मेल में +5 करना है और फीमेल्स में -161। डन, सिंपल। चलो अब आते हैं हमारे पास सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, जो कि गिवन है बाय रिकली एंड जोन्स। तो रिकली एंड जोन्स हमारे पास, इन्होंने क्या बोला
कि जिस तरीके से बच्चों के लिए फिटनेस इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जैसे घर में बच्चे हैं वैसे ही सीनियर सिटीजन भी तो हैं, है ना। तो अगर वो भी फिट होंगे तो बढ़िया रहेगा। तो उनके फिटनेस चेक करने के लिए कुछ अलग अलग इन्होंने टेस्ट दिए हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए आते हैं, वो है हमारे पास ये। अच्छा, कब डेवलप किया था? 2001 में। ओके, और किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। इन द बिगिनिंग देयर वर नॉट इनफ टेस्ट टू असेस फंक्शनल फिटनेस। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज फुलरटन फंक्शनल टेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, इसके अंदर ये 6 टेस्ट हैं, इनका स्क्रीनशॉट लो। चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट बहुत सिंपल है, कुर्सी से खड़ा होना है, बैठो खड़े हो, बैठो खड़े हो। उसके बाद आर्म कर्ल टेस्ट, सिर्फ अपनी आर्म को कर्ल करना है, डंबल पकड़ा दिया जाता है और इस तरीके से कर्ल करना है, सिंपल, ऊपर नीचे चेक करना है, आर्म कर्ल टेस्ट। उसके बाद चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, बैठो और रीच करो। रीच कैसे करो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अभी दिखाता हूँ। बैक स्ट्रेच, बैक स्ट्रेच में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इस तरीके से हाथ ऊपर करके दोनों हाथों को मिलाना है अपने, मिल गए। अब अगर दोनों मिल गए तो वो 0 वैल्यू हो जाती है, ज़्यादा हुआ तो प्लस में हो जाती है, दूर हुआ तो माइनस में रहती है, वो भी देखते हैं। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट दिखाता हूँ। 6 मिनट वॉक टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। पर्पस बेटा जी, फिर बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पस पक्का आएगा। तो ये जो हमारे पास दादाजी हैं, ये बैठे, फिर चेयर से उठे, फिर बैठे, फिर उठे, बैठे, फिर उठे। तो यही को, इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? चेयर स्टैंड टेस्ट। द मेन पर्पज इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। याद रखो, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करना है, पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स। ओके, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? बस एक अच्छी चेयर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। करना क्या है? बैठना है मिडल ऑफ द चेयर में, अपने हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखना है, इस तरीके से अपोजिट शोल्डर्स पे, याद रखना। उसके बाद फीट शुड बी फ्लैट, बैक शुड बी इरेक्ट। रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में वो कितनी बार उन्होंने करा उसको काउंट करो। काउंट करने के बाद अलग अलग क्राइटेरियाज दिए गए हैं। ठीक है, अब इस तरीके से जितने जितने बार आ रहा है वो बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल कोई 60 से 64 की एज का है, उसका लेस देन 14 आ रहा है तो बिलो एवरेज है, 14 से 19 एवरेज है, 19 से ज़्यादा है तो अबव एवरेज है, शानदार स्कोर है। तो क्या सर ये स्कोर्स याद करने हैं? नहीं, स्कोर्स आपको याद नहीं करने। बस आप एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक याद कर लेना, जो आप लिख के आओगे तो आपका आंसर दूसरों से अलग बनाएगा। जैसे आपने सपोज ये याद कर लिया बस एक, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? फॉर अ नॉर्मल मेल फॉर द एज 60 to 64 इफ it is less than 14 then it is considered as below average, 14 to 19 average, above 19 तो above average। परफेक्ट है, एक याद करके लिख देना, तुम्हारी कॉपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी, टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? आर्म कर्ल। मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से दादी जी हैं, चेयर पे बैठी हैं, बस इन्होंने आर्म को कर्ल करना है, डंबल दिया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेट ऑफ द डंबल। क्या है? देखो हमारे पास the main purpose of this test is to assess the upper body strength and endurance which is required for performing household and other activities. Okay, equipment required 5 pound weight for women, 8 pound weight for men. women के लिए 5 पाउंड, men के लिए 8 पाउंड। उसके बाद बस कर्ल करना है, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है और आपको इसको काउंट करना है और स्कोरिंग करनी है। स्कोर इज द टोटल नंबर ऑफ आर्म कर्ल्स परफॉर्म विद इन द गिवन 30 सेकेंड्स। सॉर्टेड। इसके बाद नॉर्मल रेंज एक आधी याद कर लेना, बहुत है। इसके बाद चेयर सिट एंड रीच, ये आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। किस लिए है? लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो दादी जी को ऐसे बिठाया गया है, चाहे दादाजी को ऐसे बिठाया जाएगा चेयर पे, एक पैर रिलैक्स पोजीशन पे, एक पैर सीधा, और रीच आउट करना है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे टच हो जाएंगी तो वैल्यू बन जाएगी 0। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम काउंट कर लेते हैं और इससे हम स्कोरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, to assess the lower body flexibility which is important for good posture, normal gait patterns and various mobility tasks जैसे getting in and out of the bathtub और car। क्या क्या चाहिए? रूलर चाहिए, चेयर चाहिए with straight back approximately 44 centimeters high। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसमें क्या होगा? सिंपली जो प्रोसीजर मैं आपको बताया मैंने, वही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सिंपली हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो बैठेंगे, एक लेग बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे रहेगा, एक इस तरीके से सामने की तरफ रहेगा। ठीक है, और बेंड होके अपने हाथों से टच करने की कोशिश करना है इस पॉइंट को। ठीक है, अब अगर हाथ जो हैं इनके बीच में ये गैप आ जाता है, ये डिफरेंस आ जाता है, तो इसको हम लोग नेगेटिव वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अगर ये टच कर जाते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर ये आगे भी चला जाता है तो जितना आगे जाता है वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो 3 तरीके से इसमें स्कोरिंग हो सकती है। अगर टच करने से चूक जाए तो नेगेटिव वैल्यू है, टच हो गया तो 0, आगे चले गए तो पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है,
तो ये इसका प्रोसीजर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बस एक बार रीड करना है इसको और कुछ नहीं। ओके, अब देखो क्या है आगे, क्या क्या लिखा हुआ है। स्कोरिंग किस तरीके से होती है, देखो स्कोरिंग में क्या लिखा हुआ है, द स्कोर इज नोटेड डाउन टू द नियरेस्ट हाफ इंच और इवन 1 सेंटीमीटर एज द डिस्टेंस रीच्ड ईदर अ नेगेटिव और पॉजिटिव स्कोर। मतलब आप पॉइंट्स में भी नोट करोगे, आप राउंड ऑफ नहीं करोगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकमेंडेड नॉर्म्स इन इंचेस फॉर दिस टेस्ट। अब देखो रिकमेंडेड नॉर्म्स क्या दिए हुए हैं। अगर हमारे सीनियर सिटीजन 60 से 64 की एज के हैं तो एक अच्छा एवरेज स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर है -2.5 इंच से पॉजिटिव का 4 इंचेस। मतलब कि अगर टच नहीं हो रहा और जो बीच में गैप है वो 2.5 इंचेस का है तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, वो एक एवरेज स्कोर है। 4 तक पॉजिटिव भी चला गया तो भी एवरेज है। अब अगर जो स्कोर है वो 4 से ऊपर चला जाता है, यानी कि ग्रेटर देन 4 होता है, तो वो अबव एवरेज है। 4 का मतलब 4 इंचेस, ठीक है। और अगर वो कम है 2.5 से भी, मतलब कि कम का मतलब नेगेटिव में बात कर रहा हूँ, तो 3.5 इंचेस, 4.5 इंचेस, इस तरीके से, यानी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो वो बढ़िया स्कोर नहीं है, उसको हम क्या बोल देंगे, बिलो एवरेज। ठीक है ना, परफेक्ट है। तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि यहाँ पे अगर ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव, जीरो कब आएगा, जब आप बिल्कुल टच कर दोगे, सही है। तो जीरो तो हमेशा से ही एक नॉर्मल स्कोर रहता है। नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उतना खराब स्कोर है, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा स्कोर है। ओके, ये याद रखना। चलो अब हमारे पास आता है बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच मैंने आपको बताया ही था अभी, इस तरीके से अपने हाथ पीछे ले जाके दोनों को ज्वाइन करना है ना। तो यहाँ से इस तरीके से दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, अगर ये मिल जाते हैं दोनों तो जीरो, दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, एक के पीछे एक निकल जाता है आसानी से, तो वो पॉजिटिव स्कोर। डिफरेंस आ रहा है दोनों में तो वो नेगेटिव स्कोर, सेम वही चीज। दिस टेस्ट हेल्प्स टू असेस द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। पर्पस सबका फिर बोल रहा हूँ, याद कर लेना। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स, जैसे कॉम्बिंग ऑफ द हेयर, पुटिंग ऑन ओवरहेड गारमेंट्स, रीचिंग फॉर अ सीट बेल्ट। इस सब काम के लिए सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम आती है, सही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, बस एक रूलर चाहिए ताकि आप इंचेस मेजरमेंट कर पाओ कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रोसीजर एक बार रीड कर लेना, वही सारी चीजें हैं मैंने आपको बता दिया। इफ दे ओवरलैप मेजर द डिस्टेंस पॉजिटिव, अगर डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव, टच कर जाता है जीरो, ठीक है। फिर स्कोरिंग कर दो। स्कोरिंग देखो फिर से, एवरेज स्कोर दिया हुआ है, बिलो एवरेज दिया हुआ है, अबव एवरेज दिया हुआ है, परफेक्ट, ठीक है जी, सही है जी। चलो अब आता है हमारे पास 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। परफेक्ट, क्या है इसके अंदर, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस चेयर पे हमारे दादाजी बैठे थे, ये दादाजी हैं, ये उठ के आएंगे, एक डिस्टेंस पे इन्होंने एक क्यूब रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आके ये कर्व काट के पूरा वापस चले जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम टाइम चेक करेंगे कितने टाइम में हो रहा है, और स्पीड चेक करेंगे कि बहुत तेज भागना नहीं है, नॉर्मल वॉकिंग डिस्टेंस पे चलना है। क्या लिखा है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू असेस कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी इन एजेड पीपल। द टेस्ट हेल्प टू इवेल्युएट स्पीड, क्या स्पीड है, क्या एजिलिटी है यानी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या एजाइल है, कितनी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, एंड बैलेंस ऑफ अ पर्सन व्हाइल मूविंग। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन परफॉर्मिंग जॉब्स। घर में हर काम करने के लिए यार ये चाहिए, बैलेंस कितना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, तो ये हमें चेक करना है। ओके, इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक चेयर चाहिए विद अ स्ट्रेट बैक, एक स्टॉप वॉच चाहिए, एक कोन चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, एक एरिया चाहिए बिना किसी हिंड्रेंस के। प्रोसीजर क्या है, बड़े ध्यान से देखो। कीप अ चेयर नेक्स्ट टू द वॉल, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, एंड प्लेस द कोन मार्कर 8 फीट अवे इन फ्रंट ऑफ द चेयर। नाम क्या था इसका, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, है ना। तो 8 फीट का डिफरेंस इस पर्टिकुलर चेयर और कोन में होता है, सही है जी, परफेक्ट हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, 8 फीट अवे इन फ्रंट ऑफ द चेयर द पार्टिसिपेंट इज इनिशियली कंप्लीटली सीटेड, पहले बैठे रहते हैं, हैंड्स रेस्टिंग ऑन द नीज एंड फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, नॉर्मल पोजीशन में इस तरीके से बैठ जाता है पार्टिसिपेंट। जैसे ही विसल होगी या गो बोला जाएगा तो उठना है, नॉर्मल स्पीड पे जाना है, एक राउंड काट के आना है 8 फुट का, उससे स्पीड, बैलेंस और एजिलिटी चेक कर लेंगे बस। ओवर द कमांड स्टॉप वॉच स्विच इन कर दी जाती है एंड पार्टिसिपेंट स्टैंड्स एंड वॉक्स, नो रनिंग एट ऑल, तेजी नहीं करनी, ठीक है, बस चलना है एज क्विकली एज पॉसिबल टुवर्ड्स द कोन, टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू द चेयर। टाइम इज नोटेड, 2 ट्रायल्स आर गिवन पर पार्टिसिपेंट। फिर स्कोर कर लो यार, स्कोरिंग कर लो, ये फिर क्राइटेरिया दे दिए गए।
उसके बाद क्या है, 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। यहाँ पे 6 मिनट वॉक टेस्ट है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, सावधान इंडिया लिखना इसको, सावधान इंडिया सवाल। 6 मिनट वॉक टेस्ट, सबसे पहला 6 मिनट चलना है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू टेस्ट द फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। ओके, अब इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो 50 यार्ड्स का होता है बेटा जी, याद रखना। जो डिस्टेंस है वो कैसा होता है, 50 यार्ड्स, जिसमें कि इधर कितनी यार्ड्स होती हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 20 होता है, ये भी इसके बराबर है तो 20 होगा, 40 हो गए, इधर 5 और इधर भी 5। तो जो एरिया है वो इधर 20 यार्ड्स होता है, फिर 5 यार्ड्स, फिर 20 यार्ड्स, फिर 5 यार्ड्स, वापस आ गए ना। तो ये आपके पास टोटल कितना होता है, 20 20 40 45 एंड 5 50 यार्ड्स का टोटल एरिया इसके अंदर यूज होता है। दिस टेस्ट हेल्प्स टू असेस द एरोबिक फिटनेस कैसी है और एंड्योरेंस कैसा है पर्सन का, विच इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर वॉकिंग डिस्टेंसेस, स्टेयर क्लाइंबिंग, शॉपिंग, साइट सीइंग, कहीं भी लेके जाओगे तो यार बैलेंस और एंड्योरेंस तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये टेस्ट वहाँ पे यूजफुल है, ठीक है। मेजरिंग टेप चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए, बस क्या करना है, प्रोसीजर चेक करो। द वॉकिंग डिस्टेंस और कोर्स इज मार्क्ड, दैट इज 45.72 मीटर और 50 यार्ड्स। 50 यार्ड्स याद रख लेना, टेंशन नहीं रहेगी। इन अ रेक्टेंगुलर एरिया 20x5, 20x5 मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होता है, ठीक है। Efforts are made to walk maximum distance as quickly as possible in 6 minutes। 6 मिनट में जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकें उतना करने की कोशिश करनी है, भागना नहीं है, फिर से वॉक करना है, ठीक है। उसके बाद अब प्रैक्टिस ट्रायल इज गिवन टू द पार्टिसिपेंट, ही मे स्टॉप एनी टाइम इफ ही डिजायर्स। अगर कैंडिडेट रुकना चाहता है तो रुक सकता है, सीनियर सिटीजन है, ध्यान रखो उनका। उसके बाद द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट इज रिकॉर्डेड। जितने भी 6 मिनट में डिस्टेंस हुआ उसको रिकॉर्ड करा जाता है और फिर उसकी स्कोरिंग कर ली जाती है। स्कोरिंग कुछ इस तरीके से करी जाती है यार्ड्स में, परफेक्ट। यार्ड्स में स्कोरिंग करी, फिर बिलो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है और अबव एवरेज दिया हुआ है कि कितना 6 मिनट में कितने यार्ड्स कवर हुए, उसकी स्कोरिंग करो और बहुत शानदार स्कोर कौन सा है उससे चेक कर लो। तो ये थे गाइज हमारे पास सारे के सारे टेस्ट। किसके लिए थे ये, सीनियर सिटीजन्स के लिए। एक बार दोबारा से फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन कौन से टेस्ट थे। आपके पास ये आ गए सारे। चेयर स्टैंड टेस्ट आ गया, ठीक है, लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। आर्म कर्ल आ गया, अपर बॉडी की चेक करने के लिए। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बैक स्क्रैच टेस्ट आ गया, आप किस तरीके से अपना मूवमेंट कर पा रहे हो, प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद 8 फुट अप एंड गो टेस्ट आ गया, ठीक है ना, 8 फुट के कौन से हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट आ गया एंड्योरेंस के लिए, ये सब चेक करने के लिए फॉर सीनियर सिटीजन्स। डन। इससे पहले हम लोगों ने बेसल मेटाबॉलिक रेट चेक किया था, ये हो गया हमारा। उसके बाद बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए अलग अलग टेस्ट हमने देखे थे इस चैप्टर में। तो बड़े बच्चों के लिए कौन कौन से थे हमारे पास, BMI तो दोनों में आता है। स्ट्रेंथ के लिए कर्ल अप्स आ गए, पुशअप्स आ गए। स्ट्रेंथ के लिए कर्ल अप्स और पुशअप्स याद रखना। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच बेसिक। उसके बाद एंड्योरेंस के लिए 600 मीटर और स्पीड के लिए 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद छोटे बच्चों के लिए कौन कौन से थे हमारे पास, एक तो प्लेट टैपिंग समझ गए थे। उसके बाद दूसरा था हमारे पास फ्लैमिंगो बैलेंस के लिए था ये, और BMI तो आप जानते ही हो। तो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड क्योंकि मैं 7, 8, 9, 10 पहले करा चुका हूँ, इसी के साथ आपका फिजिकल एजुकेशन फॉर द ईयर 22-23 हो जाता है समाप्त। बस एक फिक्सचर्स बचा है, वो मैं कल करा दूंगा। एंड उसके बाद भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर्स कराऊंगा, तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सीरीज। कमेंट्स में अपने सभी चीज़ें लिखना, आपको कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, तैयारी हुई या नहीं हुई, वो सब बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट और फोड़ के आना।